गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में जनसंख्या, आयु वर्ग के अनुसार जन्म व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, स्त्री पुरुष अनुपात, भाग 5। भारत में अगर आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या की बात की जाए तो ये आप ये देखिए कि 15 से 59 साल है ना। 15 से 59 साल की आयु वर्ग में हमारे जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 60% जनसंख्या इसमें है। ठीक है, 60% जनसंख्या यानी हमारी जनसंख्या का लगभग 60% भाग 15 से 59 साल का है, जो कि कार्यशील जनसंख्या के रूप में बताया जाता है। ये जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी श्रम शक्ति की कितनी पूर्ति हो रही है जनसंख्या में। आश्रित जनसंख्या में हम लेते हैं बालकों को और प्रौढ़ वर्ग को। ठीक है, तो बालकों और प्रौढ़ वर्ग को अगर हम आश्रित जनसंख्या में लेते हैं तो एक बार आप ये देखिए, अगर इनकी बात करें बालकों की जो जनसंख्या में जो परसेंटेज है वह है 30.8% और जो प्रौढ़ वृद्ध हैं उनके अनुपात है 8.8%। अगर इन दो उनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 39.8% या 39.6% है। ये हमारी जनसंख्या का आश्रित भाग है। ठीक है, तो लगभग हम कहें 40% हमारी जनसंख्या का आश्रित है। और किस पर आश्रित है? कार्यशील जनसंख्या पर, क्योंकि लगभग 60% दिखाई जा रही है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हमारी जनसंख्या में श्रम शक्ति कितनी काम करने के लायक है। अब इसमें भी अगर हम देखें कार्यशील जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कार्यशील जनसंख्या का वर्ग कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है इसमें इनकी जो कार्यरत जनसंख्या है 1971 में केवल 18 करोड़ ही थी, जो कुल जनसंख्या का केवल 32.9% भाग थी। इससे भारत में बड़े पैमाने पर छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में संकेत मिलता है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का कितना परसेंट भाग काम कर रहा है आप ये देखिए। अगर हम वर्तमान की बात करें तो लगभग 41 करोड़ की आबादी कार्यशील जनसंख्या में आती है, जो कि कुल जनसंख्या का 40% के करीब है। यानी हम जहाँ ये बात कर रहे हैं कि 60% जनसंख्या का 15 से 59 साल में आता है वो कार्यशील जनसंख्या है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें जो वर्किंग काम कर रही हैं वो लगभग 40% के तकरीबन है, और ये कम है। भारत में जन्म दर की बात की जाए तो आप ये देखिए, टेबल को देखने से पता चलता है कि जन्म दर आज़ादी से पहले जन्म दर काफ़ी ऊंची थी, 48, 45, 42 प्रति हज़ार है ना। जन्म दर जो निकाली जाती है प्रति हज़ार है ना, उस पर निकाली जाती है। मृत्यु दर भी अगर देखी जाए तो मृत्यु दर 43, 31, 23 मृत्यु दर भी काफ़ी ऊंची रही है। बाद के समय में आप ये देखिए कि मृत्यु दर में कमी आई है, 15, 14, 10, 8, 8, 8.1, 7.1, 7, तो मृत्यु दर में कमी आई है। इसी तरीके से अगर हम जन्म दर की बात करें तो जन्म दर शुरुआत में काफ़ी ऊंचा रहा है, 48, 45, 42, धीरे धीरे कम हुआ है 36, 37 आगे। और अगर हम देखें 25, 21.8 और 2013 में 21.4, यानी जन्म दर में भी कमी आई है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, शुरुआत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी ऊंचे रहे हैं। ये 48 है, ये 43 है, 45 है, ये 31 है। तो इन दोनों में ज़्यादा होने की वजह से जनसंख्या जो वृद्धि दर है या हम सर्वाइवल रेट रही है, सर्वाइवल रेट आप देखिए वह काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वाइवल रेट की तो ये आप ये देखिए 5, 14, 19 धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये फिर भी कम है। आगे देखिए, जैसे जैसे जन्म दर में कमी तो आई है, मृत्यु दर में भी कमी आई है। और यहाँ पर सर्वाइवल रेट देखिए आप 22, 21, 21, 17.6, 14.7, 14.4। तो जन्म दर में कमी आई है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी कम नहीं है। इसी प्रकार से मृत्यु दर में भी कमी आई है, लेकिन ये अभी भी ऊंची ही है वैसे देशों के अगर मुकाबले हम बात करें तो। ठीक है, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल रेट हमारा काफ़ी ऊंचा है। जो आप देखिए कि पहले जहाँ पर ये 5 पे था, 14 पे था, अब ये वापस 14 पर अब आया है। ठीक है ना, और 5 पे आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं। प्रजनन दर की बात करें तो प्रजनन दर से मतलब है कि किसी महिला के अपने जीवन काल में
जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। ठीक है, अब अगर हम प्रजनन दर की बात करें तो भारत में जो प्रजनन दर था, ये आप ये देख सकते हैं, भारत में प्रजनन दर 2000 में 3.2% था, जो कि अब कम होकर 2.5% हो गया। प्रजनन दर की भी अगर हम राज्यों के अनुसार बात करें तो बिहार में 3.7% है प्रजनन दर, 3.7 प्रति हज़ार, नॉट परसेंटेज, ये प्रति हज़ार पे काउंट होता है। ठीक है ना, 3.7। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं, सबसे कम प्रजनन दर 8.8 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो, राजस्थान में देखिए 3.1 है ना। आगे हम देखते हैं जन्म दर मृत्यु दर के अगर आंकड़े हम विकसित देशों से करते हैं तो आप ये देखिए, भारत की जो जन्म दर है 21.4 दिखा रही है, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान से काफ़ी अधिक है। यानी यहाँ पर प्रति हज़ार पर जन्म लेने वालों की संख्या 21.4 है। इसी तरीके से मृत्यु दर की बात करें तो जापान से हमारी मृत्यु दर ऊँची है, बाकी लगभग और देशों से हमारी मृत्यु दर बराबर ही है, आ रही है। लेकिन अब इनमें जो डिफरेंस है, छोटी जन्म दर हमारी 21.4, मृत्यु दर 7, तो जो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके जनसंख्या वृद्धि दर को बताता है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी ऊंची है। इस टेबल को देखने से आपको पता चल ही गया है कि अन्य देशों के मुकाबले हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 8.76%, काफ़ी ऊँची दिखा रही है। ठीक है, और देशों के मुकाबले देखिए पॉइंटों में है वहाँ पर ये जनसंख्या वृद्धि दर। तो जन्म दर काफ़ी ऊंची होनी और मृत्यु दर में जो आप कह सकते हैं गिरावट है, लेकिन वो कम नहीं है। अभी भी देखा जाए तो वो मृत्यु दर भी हमारी काफ़ी ऊंची है। इसके कारणों को हमने जिक्र पहले भी कर लिया था, आप रिवीजन के लिए इन कारणों को वापस से रीड आउट कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। कारणों, प्रत्याशित जीवन काल की औसत आयु की बात करें, औसत आयु से मतलब ये हो गया कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो कितने साल तक उससे जीने की उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, प्रत्याशा लगाई जाती है। तो अगर हम देखें 1911 तक हमारे यहाँ पर जो जीवन काल या औसत आयु था वो 23 थी, यानी एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद में 23 साल तक जीवित रहता था। धीरे धीरे आप ये देखिए हमारे यहाँ पर जीवन प्रत्याशा या औसत आयु बढ़ रही है, जो कि आज 2013 में 67.5 हो गई। यानी एक व्यक्ति के जीने की जो संभावना है वो है 67 साल तक हम मानते हैं। इसमें स्त्री पुरुष का आप देखिए, महिलाओं का ज़्यादा स्तर है, महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जी रही हैं। इसमें आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं। फिर भी आप ये देखिए कि और देशों के मुकाबले हमारी जो औसत आयु है या प्रत्याशित जीवन काल है वो कम है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ 78 से 79 वर्ष, इंग्लैंड में 80 है, जापान में 81। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात का अगर आप इसमें अध्ययन करें तो देखते हैं कि 1901 स्त्री पुरुष अनुपात को हम लेते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर हम ये टेबल को देखें तो हम पाते हैं 1901 में 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की जनसंख्या है वो है 972। आप ये आंकड़े देखिए, डाटा देखने से पता चलता है कि ये संख्या में कमी आई है। ठीक है, 955, 950, 946, 931, 41, 930, फिर बढ़ी है 71 से 81 में 934, फिर घटी है 927, फिर बढ़ी है 933 और फिर इससे और बढ़ी है 943। तो आप ये देखिए कि स्त्री पुरुष अनुपात हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि ये फिर भी विपरीत स्थिति है, जो कि ये दिखा रही है कि पुरुषों के बजाय महिलाओं की आबादी संख्या कम है। विकसित देशों में अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो वहाँ पर ये हमें अपोजिट मिलेगा, वहाँ पर महिला आबादी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगी। भारत में भी अगर केरल राज्य की बात की जाए तो वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1084 है, जबकि वहीं अगर हमारे हरियाणा, पंजाब इनकी बात करें तो वहाँ पर ये संख्या काफ़ी कम हो जाती है। राजस्थान में अगर देखें तो स्त्री पुरुष अनुपात जो है प्रति 1000 पे 926 स्त्रियाँ हैं। ठीक है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कम क्यों है, इसके मुख्य कारण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ये जो कारण है, भारत में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है लड़कों से। सेकंड पॉइंट, बाल विवाह, प्रसव काल में मृत्यु। छोटी उम्र में शादी होने से बच्चियाँ जल्दी माँ बनती हैं और ऐसी स्थिति में चूँकि शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से
मृत्यु दर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। मृत्यु दर उस इन कैटेगरी में, बाल विवाह वाली कैटेगरी में ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा स्त्रियाँ पूरी तरीके से फाइनेंशियली, पूरी तरीके से तो है ही, फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से ही डिपेंड रहती हैं दूसरे के ऊपर, आप कह सकते हैं अपने हस्बैंड्स के ऊपर ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हर चीज़ के लिए उनको उनके ऊपर निर्भर रहने की वजह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो ये सब मुख्य कारण हैं स्त्रियों के जो अनुपात पुरुषों के अनुपात में कम रहने का। ठीक है, आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही है। धन्यवाद।